हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। तो भाई क्लास की साइंस लेकर आ गए हैं, जहाँ पे हमारा पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो हमारा नया सिलेबस आया है उस पढ़ा रहा है। ठीक है, हमारा हमने कहाँ तक पढ़ लिया था एक बार हम देख लेते हैं। तो हमने ये सब कवर कर लिया था। ठीक है, और ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना कहाँ से, तो हमें यहाँ से पढ़ना है सच्चाई की आधुनिक विधियां। ठीक है, तो सिंचाई हमने पढ़ा था। सिंचाई क्या होता है? एक निश्चित समय अंतराल पर पौधों को पानी देना ही सिंचाई कहा जाता है। ठीक है, और सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हो सकती है ये हमको देखना है। तो पहला जो यहाँ पे लिखा गया है, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। इनकी कई सारी विधियां मितव्ययता से कर सकते हैं, मतलब पानी का कम यूज करके हम अपने खेतों को सींच सकते हैं। मितव्ययता मतलब कम यूज करके ज्यादा फायदा उठाना है। ठीक है, जैसे कि पहला जो हमारा तरीका बताया गया है वो बताया गया है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र जिसको हम कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ही ज्यादा यूनिक सिस्टम है ये। छिड़काव तंत्र में क्या होता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के दौरान भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। तो ये जो होता है छिड़काव तंत्र, ऐसी जगह पे यूज किया जाता है, जैसे मान लो जहाँ पे भूमि जो है समतल नहीं है, प्लेन नहीं है, पहाड़ी एरिया भी इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं या पाइप को निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। मतलब क्या होता है कि इस तरीके के यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा मेन पाइपलाइन है। ये मेन पाइपलाइन है जो हमारे बीच में बाढ़ बनी होती है, इनके बीच में इन पाइप्स को ऐसे फिट कर लिया गया है। ये पाइप जो है यहाँ पे इस तरीके से फिट है, तो ये जब चलते हैं तो इनकी फुहार दूर तक जाती है। यही होता है हमारा छिड़काव तंत्र। ठीक है, फुहार जाएगी, इससे हमारी मिट्टी गीली होगी और कम पानी वेस्ट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा कम पानी लगेगा। या पाइप निश्चित दूरी पर पाइप लगे जुड़े होते हैं, पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है और घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही है। मतलब इस तरीके से पानी निकलता है, जैसे नहीं फुब्बारे से पानी निकलता है, तो इस तरीके से ये जो एक पाइप जो है काफी बड़ी एरिया में छिड़काव कर लेता है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कॉफी की खेती तरह अन्य कई फसलों के लिए उपयोगी है। कॉफी की खेती, ठीक है, तो कॉफी की खेती कहाँ होती है? पहाड़ों पे होती है ना। तो इस वजह से ये क्या है, कहाँ यूज किया जाता है? जहां समतल एरिया नहीं होती है वहां पे छिड़काव तंत्र जो है यूज किया जाता है। अब हमारा अगला जो है वो होता है ड्रिप तंत्र, जिसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये भी, इसमें भी बहुत कम पानी लगता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि असमतल भूमि हो, समतल भूमि में ही यूज किया जाता है। तो ये कह रहे हैं इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। ठीक है, ऐसे गिरता है जैसे ये हमारी मेन पाइपलाइन है। ठीक है, ये मेन पाइपलाइन जा रही है, यहाँ पे भी पाइपलाइन बिछा दी गई है, और ये जो पाइपलाइन है इनके बीच में इस तरीके से यहाँ पे छिद्र होता है। आप देख सकते हो छोटे छोटे पाइप यहाँ पे ये निकले हुए हैं, और ये क्या करते हैं, जड़ों में जाते हैं। ठीक है, जड़ों में एक एक बूंद करके गिरते जाते हैं, जड़ों में बूंद बूंद करके गिरते जाते हैं। मतलब डायरेक्ट हमारी जड़ों को और पेड़ पौधे की जड़ों को डायरेक्ट ये जल पहुंचा रहे हैं, और धीरे धीरे गिरते हैं तो मतलब मिट्टी में नमी बनी रहती है। अगर मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो हमारी फसल अच्छे से उगेगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों और बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, मतलब जल का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता है। या जल की कमी वाले क्षेत्रों में वरदान है, मतलब जहाँ की जल की कमी होती है वहां पे इस तरीके की सिंचाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा खरपतवार से सुरक्षा। आपने अगर इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, कक्षा 8 विज्ञान के नाम से खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गया और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे उग रहे हैं। तो खरपतवार क्या होता है, जैसे कि मान लो एक गमले का उदाहरण देते हैं। गमले में आपने क्या लगाया, एक गुलाब का पेड़ लगाया। ठीक है, गुलाब का पेड़ लगाया और आपने देखा कि उसमें थोड़ी सी घास जमाई। आपने घास तो उगाई नहीं थी,
अब घास खुद ब खुद जमाई है तो यही क्या होता है, खरपतवार होता है। ऐसे ही हमारे खेतों में भी हो जाता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद उग जाते हैं। जब हम खाद वगैरह डालते हैं तो ये घास वगैरह जो है वो खाद का एब्जॉर्प्शन खुद कर लेती हैं। इससे हमारी खाद की कमी जो है, मतलब जो पोषण जो है मिट्टी में, पोषण जो है हमारे पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। इस वजह से खरपतवार को हटाना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही क्या बोलते हैं, खरपतवार होते हैं। और खरपतवार हटाने की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खरपतवार हटाने को ही क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। मतलब खरपतवार को जो हटाते हैं उसको निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा का फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। मतलब जो हमने आपको बताया था, मतलब जो हमारे फसल के लिए इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, जल, खनिज, ठीक है, ये खाद वगैरह, ये हमारे जो हमारी फसल उगाई है उनको प्रॉपर मात्रा में, हमने तो भाई अपनी फसल को ये सब चीजें डाली है, पर फसल के साथ साथ ये अवांछित पौधे भी इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग नहीं, आपके घर में 5 लोग हैं, आपने 5 लोगों के लिए खाना बनाया, लेकिन 5 लोग एक्स्ट्रा और आ गए आपके यहाँ, तो वो खाना जो है कम, आप जो आपको पर्याप्त मात्रा में खाना मिलना चाहिए था वो उसकी मात्रा कम हो गई है, क्योंकि अब 10 लोग आ गए हैं तो 10 लोग मिलकर उसी खाने को खाएंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा, तो मतलब आपके खाने में कमी हो गई। ऐसे ही खेत में होता है, तो क्या होता है, खरपतवार जो होते हैं वो दूसरों का भोजन जो है ग्रहण कर लेते हैं। ये जो हमारे पौधों को खाना मिलना चाहिए था, जो उनकी मात्रा होनी चाहिए थी खाने की, वो उनको मिल नहीं। ठीक है, आया समझ में। ये कह रहे हैं फिर आगे चलते, कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। मतलब कटाई में भी ये बाधा डालते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं। खरपतवार हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। ठीक है, फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। मतलब फसल उगाने से पहले ही हमें खरपतवार को अच्छे से हटा देना चाहिए, लेकिन हम पहले भी हटा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी कभार उगाते हैं, कभी कभार क्या हम उग ही आते हैं। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय पुष्पन पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। मतलब खरपतवार को हटाना है तो क्या सबसे बढ़िया समय जो होता है, जो हमारा बीज बनने वाले होते हैं, जब हमारी फसल अच्छे से उगने वाली, मतलब उसमें फल देने वाली होती है, उससे पहले ही हमें हटा लेना चाहिए खरपतवार को। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। तो खरपतवार को कैसे हटाए, या तो हाथ से हटा दिया जाता है, ठीक है, या तो उसको जड़ से, या तो बिल्कुल जड़ से नहीं काटते, ऊपर से ही काट देते हैं, ठीक है, खुरपी का यूज करके काट देते हैं। ठीक है, ये बात बताई गई है। फिर यहाँ पे बोले रसायनों का उपयोग से भी खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। ये भी पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। रसायनों के उपयोग से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम खरपतवार नाशी कहा जाता है। मतलब जिस रसायन का यूज करते हैं उसे खरपतवार नाशी कहते हैं। यहाँ पे हमने खरपतवार नाशी के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे 2 और 4D। ठीक है, खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। ध्यान रखिएगा, खरपतवार नाशी से हमारे अवांछित पौधे तो मर जाते हैं पर हमारी फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे, मतलब फुहारा जैसे खेत में छिड़काव करते हैं। ठीक है, फुहारा बनाकर इसका खेत में छिड़काव करते हैं। आगे चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि खरपतवार नाशी से छिड़काव कर रहा है पाइप से लेकर, और ना ये मुंह अपने मास्क लगाए हुआ, क्योंकि ये एक रसायन है, ठीक है, विषैला रसायन है, जिसकी वजह से ही खरपतवार नाशी जो है हम करते हैं। इस वजह से इसको नाक में लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर नाक में इसकी महक वगैरह चली गई, ठीक है, तो ये हेल्थ के लिए नुकसान कर सकता है। यहाँ पे बोला गया जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय पुष्पण और बीज बनने से पहले ही से खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह और नाक कपड़े से ढकनी चाहिए। ठीक है, मुंह और नाक को कपड़े से ढकना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, देखो सिंचाई के बाद हमें क्या करना पड़ता है,
उर्वरक वगैरह खरपतवार नाशी मतलब ये हटाने पड़ते हैं। खरपतवार घर को हटाना पड़ता है। खरपतवार जब हमने हटा दिया, हमारी फसल सूख गई, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, कटाई करनी पड़ती है। ये करे फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है फसल पक जाने के बाद। ठीक है, फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से कटाई की जाती है अथवा मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना ही क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काटी गई फसल जो है, हमने फसल काट ली और फसल जो काटी उसमें भूसा भी है, दाने भी हैं, तो भूसे से दाने को अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तो हम फसल को या तो डायरेक्ट उखाड़ सकते हैं या तो हंसीले से, ठीक है, किसी चीज जैसे धारदार चीज से हम उसको जड़ से नहीं काटते, ऊपर काट लेते हैं। ठीक है, या मशीन से काटते हैं, मशीन जो होती है हमारी उसको हार्वेस्टर करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमको हार्वेस्टर मशीन, कंबाइन मशीन भी दिखाई गई है। कंबाइन मशीन क्या होती है, ठीक है। और आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे कि ये हम जो इम्पोर्टेंट टिक लगा रहे हैं चैप्टर में, ठीक है, साथ में बिल्कुल अनटच जो आपकी पीडीएफ होगी, बुक होगी, ठीक है, वो जिसमें हमने कोई भी निशान नहीं लगाया है, वो भी जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर निशान लगा रहे हैं, वो साथ में आपके सारे आंसर, ठीक है, आंसर जो है वो अगर आपको चाहिए और साथ में सारी की सारी बुक्स नई वाली और उनके सोल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, इसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। ये आपको नहीं डालना है, आपको इस चैनल का नाम डालना है जोजस स्टडी। प्ले स्टोर में जाकर जोजस स्टडी नाम डालिएगा, प्ले स्टोर में हमारा ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर अपने आप पढ़ाई आराम से कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। तो हार्वेस्टर और क्या कहते हैं, हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप क्या होता है, उसे कहते हैं कंबाइन। ठीक है, कंबाइन ये देख सकते हो, इसमें हमारी कटाई भी हो रही है और साथ में इधर से भूसा और क्या बोलते हैं, दाने अलग अलग गिरते हैं जहाँ पर। ठीक है, तो इसको एक साथ दो काम हो रहे हैं, इसलिए इसको कंबाइन बोलते हैं। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दाने को फटक कर, ठीक है, अलग करते हैं। मतलब जो छोटे किसान होते हैं, जो कंबाइन का यूज नहीं कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, देखो छोटे किसान इतना महंगा मतलब उसको किराए पे नहीं ले सकते, तो वो क्या करेंगे, इन्होंने क्या बोला है, फटकते हैं। ठीक है, अनाज को कैसे क्या करते हैं, फटकते हैं, फटक कर दानों को अलग करते हैं, जिसको ही क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट, ये जो बात है इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित है, वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इस खेत में पड़ी फसल में आग लगने का भी खतरा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जब जला देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, फसल में अदर खेत जो होते हैं उनमें भी आग लगने का खतरा तो रहता ही है। अगर आसपास मकान है तो उनमें भी आग लगने का खतरा रहता है। तो ये जो है विनोइंग मशीन है, ठीक है, हम फटकने वाली मशीन है, इसमें क्या होता है कि भूसा और दाना जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कटाई पर्व। कटाई पर्व क्या होता है, यहाँ पे लिखा है 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित करती है। क्या समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत में सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवाब्या एवं बिहू जैसे जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये जो हमारे त्योहार लिखे हुए हैं, हर कास्ट के अपने अलग त्योहार है, हर धर्म के अपने अलग त्योहार हैं। ठीक है, तो हर जिले के मतलब हर राज्य के अपने अलग त्योहार है। तो ये त्योहार का मकसद सिर्फ एक ही होता है, मतलब ये त्योहार इस खुशी में मनाए जाते हैं कि भैया हमारी फाइनली 3-4 महीने के बाद फसल उग गई है, अब हम उसको काटेंगे, हम अपने मतलब उसको बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। तो लोग खुश होते हैं फसल की कटाई पर। इसलिए इस फसल की कटाई पर लोग अपने अपने भाषा में, अपने अपनी लैंग्वेज में, अपने अपने तरीके से इन त्योहारों का नाम रखते हैं और इनको मनाते हैं।
ठीक है। कौन कौन से त्योहार है? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवग्रह, बिहू। ठीक है। आगे चलते हैं। जब भाई हमारी कटाई हो गई, कटाई के बाद हमने गेहूं और दानों को अलग कर लिया, मतलब दानों को और भूसे को अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे भाई? हमने दानों को अलग तो कर लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका भंडारण करना पड़ेगा। तो भंडारण, ठीक है, उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी और कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। मतलब अब हमने क्या कर दिया है कि भाई ये जो हमारे बीज वगैरह होते हैं इनको बचाकर रखना पड़ता है। किससे? नमी से बचाकर रखना होता है। नमी अगर मिल जाएगी तो वो अंकुरित होने लगेंगे या खराब हो जाएंगे। चूहों से बचाना पड़ेगा, कीटों से बचाना पड़ेगा, सूक्ष्म जीवों से बचाना होगा। ठीक है, ये काम हमें करने पड़ेंगे। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब अथवा जीवों के आक्रमण से वे अंकुरित होने के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। मतलब क्या होता है, जब भाई हम नई नई फसल काटते हैं तो बीजों में हल्की सी नमी होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो हमें हम क्या करते हैं कि पहले उनको सुखाते हैं, फिर भंडारण के लिए भेजते हैं। अगर बिना सुखाए इनको भेज देंगे तो उनमें नमी के कारण अंकुरित हो जाएंगे और सही से अंकुरित हो नहीं पाएंगे तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे किसी यूज के नहीं रहेंगे। अतः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिनकी उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु, कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र जिन्हें बिन्स कहते हैं का उपयोग करते हैं। मतलब क्या होता है कि लोग किसान जो है, अब हमने फसल को सुखा लिया, मतलब दानों बीजों को, जो हमारे दाने थे, बीज थे, इनको सुखा लिया। अब क्या करेंगे? इनको या तो बोरों में भरेंगे या तो बिन्स में भरेंगे, जो लोहे के बड़े बड़े पात्र बनाए जाते हैं जिनको हम बखारी बोलते हैं। ठीक है, परंतु बीजों का ये बात इंपॉर्टेंट है, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण जो है वो क्या कहलाता है? साइलो कहलाता है, और भंडार गृह में किया जाता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर जब उनका भंडारण किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पर इनका भंडारण किया जा रहा है, जिसको हमने क्या बोला है? साइलो। ठीक है, भारतीय क्या लिखा है? खाद्य निगम। ठीक है, ये लिखा है। ये जो है ये हमारे क्या है? बड़े बड़े भंडारण के टैंक बने हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? साइलो बोलते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे इनको बोरे में रखा गया है, एक गोदाम में। आगे चलते हैं कि नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। मतलब नीम की जो सूखी पत्तियां, हमें ऐसा नहीं है नीम की पत्तियां तोड़ के लाए और उनमें गेहूं में मिला दी तो इससे हमारा नीम की पत्तियां जो है वो गेहूं को खराब कर देंगी। आपको क्या करना है? नीम की पत्तियों की नमी जो है पहले हटानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब नीम की पत्तियों को सुखाना पड़ेगा, फिर हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी फसल है उसमें मिलाना पड़ेगा। बड़े भंडार गृहों में अनाज को, पीड़कों, हमें सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। मतलब कभी कभी अगर आपको नीम की पत्तियां नहीं मिलानी है तो आप क्या कर सकते हो? रसायन जो होते हैं, ठीक है, कीटनाशक जो होते हैं, उनको हम मिलाकर अपनी, जैसे कि दवाएं वगैरह वगैरह होती है कई सारी, उनको मिलाकर हम रख सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा जो फसल है वो खराब नहीं होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है जंतुओं से भोजन। जंतुओं से भोजन फिर कह रहे हैं कि जंतुओं से भोजन, चलो इसको देख लेते हैं। इन्होंने दूध जो है कहाँ से मिलता है? गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, बकरी से मिलता है, ऊंट से मिलता है। और मांस जो है, ठीक है, मांस किसका किसका खाया जाता है? मुर्गे का खाया जाता है। ठीक है, मुर्गा का खाया जाता है, बकरे का खाया जाता है। ठीक है, और और किसका खाया जाता है? भैंस का भी लोग खाते हैं। ठीक है, और ये हो गया, और दूध हो गया। ठीक है, खाद्य पदार्थ। पनीर, पनीर हमें किससे मिलता है? दूध से मिलता है, तो इसके सोर्स भी हमारे सेम यही हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है खाद्य पदार्थ में? तो दूध, मांस, मछली, और क्या हमें जंतुओं से मिलता है? तेल। ठीक है, तेल हमारा देखो किससे मिलता है? मछली का तेल हमारा होता है। ठीक है, केकड़े का तेल होता है। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे जीव होते हैं जिनका तेल भी निकाला। ठीक है, फिर ये करें, इस सारणी की पूर्ति के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्पन्न प्रदान करते हैं।
समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। भाई जो समुद्र तटीय पे रहेगा वहाँ उसको सब्जी वगैरह इतनी प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएंगी, पर मछलियां जो है बहुत भरपूर मात्रा में मिलेंगी, तो वो क्या करते हैं, मुख्य आहार के रूप में मछली को ही ग्रहण करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में हम पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। सबसे पहले हम बीजों का चयन करते हैं, बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद क्या करते हैं, बुआई करने से पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी मिट्टी वो करते हैं, जुताई करते हैं। ठीक है, जुताई करने के बाद बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं। सिंचाई सिंचाई करने से पहले हम उर्वरक डालते हैं, फिर उसके बाद हम कटाई करते हैं, कटाई के बाद भंडारण करते हैं। यही कुछ हमारे चरण है। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म में पालने वाले पशुओं को उचित भोजन एवं आवास की देखभाल की आवश्यकता होती है। यह बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। मतलब बड़े पैमाने पर पशुओं का पालना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। ठीक है, तो ये पेज भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमें ये चीजें जो है सारांश में जो दी गई हैं ये हमको देख लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है ये चीजें हमें यहाँ से एक बार रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, और इस चैप्टर ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर के बाद जो है क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जहाँ पे हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। यहाँ पे लिखा, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि को अपनाना पड़ता है। मतलब भाई हमारी जनसंख्या तो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फसल उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हम सबको भरपूर मात्रा में भोजन उपलब्ध करा सके। फिर यहाँ पे लिखा है, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, कोई बड़ा सा स्थान है वहां पे एक ही तरह के पौधे हमने उगा दिए तो उसको क्या बोल दिया, फसल बोल दिया। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो होता है रबी की फसल, दूसरी होती है खरीफ की फसल। ठीक है, रबी की फसल जो होती है वो कब होती है, शीत ऋतु में होती है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में होती है। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर हमें फसल उगानी है तो हमें उसकी जुताई करनी पड़ेगी, उसको समतल करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, और मिट्टी को उलट पुलट करना, मतलब जुताई करना क्यों आवश्यक है, ताकि वो भुरभुरी हो जाए, उसमें पानी अच्छे से रिस जाए और उसमें जो केचुआ सूक्ष्म जीव है अपना आसानी से ऊपर नीचे टहल सके, जिससे हमारी मिट्टी उपजाऊ हो सके। लिखा है, बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीज उचित दूरी पर रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। तो किसकी सहायता से बुआई की जाती है, सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। ये कह रहे हैं कि अगर बीजों को बोना है तो उनको उचित दूरी पे रखना पड़ेगा। ठीक है, गहराई में थोड़ा बोना पड़ेगा और पानी भी समय समय पर देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिससे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक का उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि हुई। मतलब हमें अगर फसल अच्छी चाहिए, ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ानी पड़ेगी। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए हमें कार्बनिक खाद या तो प्राकृतिक खाद जिसे कार्बनिक खाद बोलते हैं, या तो रासायनिक खाद जिसे उर्वरक कहते हैं, ये हमें डालना पड़ेगा, जिससे हमारी जो है हमारी मिट्टी जो है उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, हमारी फसल अच्छी होगी। फिर कह रहे हैं उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, फिर निराई से अवांछित पौधों को, अवांछित एवं बिना उगाए गए पौधों को हटाया जाता है, जिसे खरपतवार कहते हैं। मतलब क्या है, निराई क्या होता है, अवांछित पौधों को हटाना ही निराई कहलाता है। और इसको ये जो हमारे उगते हैं इनको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। ठीक है, मतलब कटाई जब होती है तो क्या हमारी जो फसल पक जाती है उसको या तो हाथों से काटते हैं या तो मशीन से काटते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। दाने से भूसे को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पेड़ को एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है, मतलब उसका भंडारण करना चाहिए। पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, कल हम एक्सरसाइज कराएंगे। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने हमारे वीडियोस को अभी भी शेयर नहीं किया है, शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो।